focus. Ideate, innovate, enable. Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. नमस्कार, सिम्फनी प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 थिंकर्स ऑफ टुमारो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि जीने का हमारा जो तरीका आज होता है वही आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिलने वाली दुनिया तय करता है। इसीलिए अपने आसपास की दुनिया को वैसे ही बनाए रखना अब सिर्फ ऑप्शन नहीं है बल्कि भविष्य के लिए बड़ी ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जब हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हों जहां ज़िंदगी मायने रखती हो, जहां एक साथ मिलकर और प्रेरणा लेकर चलना होता हो। इस कल की सोच को ध्यान में रखते हुए सिम्फनी और न्यूज़ 18 साथ मिलकर थिंकर्स ऑफ टुमारो लॉन्च करने आगे आया है। ये एक नई नेशनल मुहिम है जिसमें देश के उन माइक्रो, स्मॉल्स और मीडियम इंडस्ट्रीज को सम्मानित किया जाएगा जो लगातार कामयाबी के पायदान चढ़ रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को महत्व भी देते हैं। इन रीजनल और नेशनल अवार्ड से पहले ये मुहिम 13 प्रदेशों में जाकर देश के एमएसएमई सेक्टर की सच्ची और ताज़ा स्थिति जानने और समझने की कोशिश करेगी। चैलेंजेस पर बात करने और उनके जवाब तलाशने के लिए आज हम एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी आईआईए के मेंबर मिस्टर विकास खन्ना जी। हमारे साथ जुड़े हैं फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी कि 40 के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी का। हमारे साथ जुड़े हैं एमएसएमई जयपुर के जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप ओझा जी और हमारे साथ जुड़ गए हैं सिम्फनी के सीएमओ मिस्टर अनुज अरोड़ा जी। आप सभी एक्सपर्ट का हमारे इस खास प्रोग्राम में मैं मोहम्मद शबाब स्वागत करता हूं। विकास खन्ना जी, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ही है। आप हमें बताइए कि एमएसएमई अपने संचालन और फैसले लेने के बारे में स्थिरता पर कैसे फोकस करता है? देखिए, एमएसएमई एक बहुत ही आज की तारीख में देश के लिए एक ज्वलंत एक ग्रोथ है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एमएसएमई का काम एक कुम्हार की तरह होता है। घरौंदा बहुत बचा कर चलना पड़ता है कि जरा सा भी उसका डिसीजन गलत होता है तो बिजनेस पूरा खत्म हो सकता है, क्योंकि वन मैन शो होता है। तो अपने डिसीजन को कई बार सोचकर और उस पर चिंतन करके और अपने एक्सपर्ट से उस पर राय लेकर अगर काम करते हैं एमएसएमई, तो आगे उनको निश्चित सफलता मिलती है। और इसमें एक मेरा रहेगा कि अगर वो लोग किसी अपने ट्रेड के एसोसिएशन से लिंक हो जाते हैं तो उनको और भी चीजों का और ऑल ओवर इंडिया में जो उनके ट्रेड के लोग काम कर रहे हैं तो उनसे बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि उनसे कंपटीशन नहीं होता उनका। डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, हमारा अगला सवाल आपसे होगा कि वो कौन से सही निवेश हैं जो एमएसएमई स्थिरता और निरंतरता को अपने कोर में इंटीग्रेट करने के लिए कर सकता है, और क्या स्थिरता का आकलन शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है? आप सही कहे साहब जी। आज ये एमएसएमई ऐसा सेक्टर है, मैं बता देना चाहूंगा, जो कि जीडीपी का बेस का 32% से 35% रेशियो एमएसएमई से ही आता है। दूसरी बात ये बताऊंगा, भले रेशियो 35% हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर से है। एमएसएमई सेक्टर देश की रीढ़ की हड्डी है। एमएसएमई की परिभाषा भी अभी बदली गई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ऐसा इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो में जैसे पहले 25 लाख का था, 5 करोड़ तक का, क्योंकि ये देश हमारा 21वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहा है। हम $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर चुके हैं और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। यदि एमएसएमई पर सरकार, गवर्नमेंट, दोनों सरकार, चाहे केंद्र की हो राज्य सरकार की हो, पूरा ध्यान दे कि एमएसएमई से एम्प्लॉयमेंट और छोटे छोटे तबके, बहुत ज्यादा तबका इसमें जुड़ता है। लार्ज स्केल में तो चलो भी ठीक है, आज वो कर रहे हैं, पब्लिक इश्यू ले आते हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन एमएसएमई में अभी छोटे पब्लिक इश्यू भी ऑलरेडी अलाउ हो गए, आ भी रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष ध्यान दे रही सरकार, तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी जो आज 7% पर ग्रोथ रेट पर आकी गई है और आज वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी में आके हम इंडिया खड़े हो गए हैं आज। ऐसे में निश्चित रूप से हम दूसरे तीसरे नंबर पे भी आ सकते हैं यदि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। प्रदीप ओझा जी, हमारा अगला सवाल आपसे होगा कि क्या वर्क प्लेस पर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को लागू करने से भी कर्मचारियों के मूड और कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है?
एग्जाम्पल के लिए एयर कूल्ड, फैक्ट्री फर्श, मोशन सेंसर एलईडी, लाइटिंग वगैरह वगैरह। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो वर्क प्लेस है, जो इंडस्ट्री है, उसमें के बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, और दूसरा अगर हमें सस्टेन रखना है अपने एमएसएमईज को, सस्टेनेबल बनाना है, जो कि आज का आपका सेशन भी है, तो उसके लिए उनको अडेप्ट करना बहुत ही जरूरी भी है। आप देख रहे होंगे स्टार रेटेड मोटर्स आ गई, स्टार रेटेड फैंस आ रहे हैं। तो ये पूरा एक गवर्नमेंट का एक प्रयास है कि किस तरह से हम एनर्जी कंजर्वेशन जो मेजर्स हैं इनको इंडस्ट्री में अडॉप्ट करें। हमारे यहाँ पे मोटर्स लगी रहती हैं, 10-10-20 साल हो जाते हैं। अभी इस समय i3, i4, i5 मोटर्स आ रही हैं, और हमारे पास i0 या उससे पहले की मोटर्स हैं। तो उसमें रिकरिंग कॉस्ट बहुत आती है। रिकरिंग कॉस्ट आने से क्या होता है कि जो एमएसएमई है वो उसको कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो एक एनर्जी एफिशिएंट जो इक्विपमेंट है उनको अडॉप्ट करना, सोलर को अडॉप्ट करना, एलईडी लगाना, ये न सिर्फ इसी के लिए एनर्जी के लिए ही केवल फीचर्स नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे भी चीजें हैं जिससे कि आपके वहाँ पे सेफ्टी भी प्रमोट होती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि अगर आपका कोई वर्किंग एम्प्लॉय कर रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, उनका भी मोरल बूस्ट होता है। तो ये एक जो एमएसएमई को सस्टेनेबल बनाने में मुझे लगता है कि इस समय अगर 3 बिंदुओं को टॉप मोस्ट लिए जाए तो उसमें से सबसे ऊपर जो है वो एनर्जी एफिशिएंट जो इक्विपमेंट है उनको अडॉप्ट करना एक होगा। अनुज अरोड़ा जी, सवाल अब आपसे होगा कि कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देना आप कितना जरूरी समझते हैं, खास तौर से फैक्ट्री फ्लोर पर सुधार के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम हैं जिनको उठाया जाना बेहद जरूरी है? किसी भी फैक्ट्री है या एमएसएमई है, उनका रियल स्ट्रेंथ हर जगह होता है उनका एम्प्लॉइज बेस। और क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत बार एट्रिशन होता है, लोग छोड़ के जाते हैं छोटी छोटी रीजंस के लिए, एब्सेंटिज्म होता है काफ़ी। तो इन सब को सॉल्व करने का बेसिक एक सॉल्यूशन ये है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस कंफर्टेबल होनी चाहिए, चाहे वो मेल वर्कर्स हैं या फीमेल वर्कर्स हैं। बहुत बार फीमेल वर्कर्स की बात करें, इंडिया के छोटे सेक्टर, छोटे शहरों में अगर जाएंगे तो हाइजीन इज ए बिग प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे बेसिक हाइजीन है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल स्पेस, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ बच्चों के लिए अगर कुछ है, बहुत बार उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है जहाँ पे बच्चे छोड़ सकें, अगर छोटा सा क्रैश है या डे केयर सेंटर है, तो ये सब बेसिक चीजें अगर हम अच्छे से करें तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो आपके लेबर है या आपके मैनेजर्स हैं या जो भी लेवल पे, वो एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर। अगर मैं खुश हूँ अपनी कंपनी से, मैं आसपास 10 लोगों को बोलूंगा कि हाँ मैं इस फैक्ट्री में जाता हूँ, यहाँ पे लोगों का अच्छा ख्याल रखा जाता है, तुम भी इधर आके ट्राई कर सकते हो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन द सेफ्टी, गुड वर्किंग कंडीशन, कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। और ये एट द एंड खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बिजनेस जैसे आपने बोला शॉर्ट टर्म में इसका बेनिफिट नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में इसके काफी बेनिफिट्स दिखते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। विकास खन्ना जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। कर्मचारियों की देखभाल और वेलफेयर की संस्कृति को एमएसएमई कैसे बढ़ावा दे रहा है? आपको क्या लगता है कि कर्मचारियों को आकर्षित करने और उन्हें काम से जोड़े रखने के लिए वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर खासतौर से कारखाने और एम्प्लॉयज जिनमें काम छोड़ने के मामले सबसे ज्यादा होते हैं उन पर एग्जीक्यूट किया जा सके? देखिए, जाने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ, अपनी फैक्ट्री को इस माहौल में बनाया जाए कि आदमी या कोई भी वर्कर है जल्दी छोड़ कर ना जाए। जैसे फैक्ट्री की साफ सफाई या वहाँ की एयर फ्लो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि लेबर जो वर्कर है वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, मशीनों की भी कुछ हीट होती है, तो एयर फ्लो फैक्ट्री में बहुत अच्छा होना चाहिए। और पीने के लिए पानी, खाना खाने के लिए उनकी व्यवस्था, जब हम किसी को एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो स्विच ओवर करते हैं, और समय समय पर लेबरों की ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, अगला सवाल आपसे है कि वो कौन कौन से विमेन सेंट्रिक लाभ हैं जिससे एमएसएमई न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को फायदा पहुंचा सकते हैं बल्कि भविष्य के मद्देनजर भी कर्मचारियों को आकर्षित कर सकते हैं? लेबर के कर्मचारियों की बात चल रही थी। मैं कर्मचारियों के जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में सेक्टर में जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, एक तो चिकित्सा की सुविधा वहाँ पूरी नहीं है, वहाँ डॉक्टर्स कभी कम आते हैं। उन डिस्पेंसरी को मिनी सैटेलाइट हॉस्पिटल के रूप में परिणत कर दिया जाए, जिससे कर्मचारी को जो भी आखिरी, क्योंकि काम करेगा तो कुछ भी, कभी भी एक्सीडेंट मींस सडन इवेंट कभी भी हो सकता है,
प्रदीप ओझा जी, अगला सवाल आपसे है कि एमएसएमई अपने कर्मचारियों को किस तरह शामिल और ट्रेंड कर सकते हैं जिससे वो कंपनी की विविधता, सबको साथ लेकर चलने और सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने के मकसद में योगदान दे सकते हैं। हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत आगे राइज करता है। ठीक है, अगर आप जापानीज जो देखते हैं हम लोग आज कितना प्रोग्रेस किया है, जिस कंट्री में कुछ भी रिसोर्स नहीं है फिर भी आज वो इतना आगे है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल बहुत हाई रहा है। वहाँ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने के लिए एम्प्लॉय को कुछ कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। इसी तरह से अगर वो कल्चर जो है, जैसे काइजन का कल्चर है और भी बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट का कल्चर, अगर वो हम लोग अपने यहाँ पर भी लाते हैं और लाते भी हैं, बहुत सी अच्छी इंडस्ट्रीज जो प्रोग्रेसिव है वो अपने एम्प्लॉय को एज ए पार्टनर मानते हुए उनके अंदर ओनरशिप की भावना रखते हुए, ठीक है, अभी एक जापानीज थीम है टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उसके अंदर यही बताया जाता है कि हर मशीन पे उस बंदे की जो उस मशीन को चलाता है उसकी फोटो लगाई जाती है, उस पर लिखा जाता है कि आई ओन दिस मशीन। उसका पर्पस यही है कि वो उस मशीन को ओन करे, उस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करे। उसके लिए ना दोनों ही तरफ से इसमें एफर्ट्स करने होंगे और मेनली मैनेजमेंट को करने होंगे एफर्ट्स। तो ये एक अगर हम थीम थोड़ा सा और भी ज्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसमें जो है कंपनी का भी बेनिफिट होगा और सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी सभी चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेंगी और जो एम्प्लॉय है उसको भी एक अच्छा लगेगा कि उसने एक अच्छा काम किया है, तो उससे जो आजकल पलायन की समस्या है वो भी थोड़ी कम होगी। अनुज जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम भागीदारी वाले जो ग्रुप्स हैं उनको शामिल करने वाला वर्क प्लेस तैयार करने और बनाए रखने से आपको क्या लगता है क्या फायदे होंगे और उन्हें किस तरह ट्रेंड कार्यों में शामिल किया जाए और प्रमोट किया जा सकता है जिससे वो कंपनी के विकास में अपना 100% योगदान दे सके? आई थिंक डाइवर्सिटी हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है और जो कंपनीज ये समझती हैं वो खुद इनिशिएटिव भी लेती हैं एंड हर चीज़ फाइनेंशियल टर्म्स में शॉर्ट टर्म में नहीं देखी जाती, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होते हैं एंड ज़रूरी है कंपनीज के लिए टू ऑल्सो डू प्रॉपर मास आउटरीच, क्योंकि अगर हमें डाइवर्सिटी इंक्रीज करनी है, हमें स्मॉलर ग्रुप्स को जाके रीच बैक करना है टू कम बी पार्ट ऑफ द वर्क मूवमेंट, तो उसके लिए वो अपने आप नहीं होगा, उनको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बिकॉज मेजॉरिटी हमेशा ऑलरेडी है, माइनॉरिटी की तरफ हमें अगर जाना है तो कंपनीज को उसके लिए स्पेशल इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, एजुकेशन करना पड़ेगा, आउटरीच प्रोग्राम बनाना पड़ेगा एंड उसका बेनिफिट आता है। इफ़ यू एग्जांपल हम लें जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड लोगों को, डेफ एंड डम लोगों को अपने यहाँ पे रोजगार देते हैं एंड दैट बिकम्स अपने आप में एक बड़ा डिफरेंशिएशन। अब रेस्टोरेंट की बात करें, खाना तो सबका इंपॉर्टेंट होता है, बट द फैक्ट दैट वो हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट कम्युनिटीज को बिकम्स देयर स्पेशल यूएसपी वर्सेस एनी अदर रेस्टोरेंट। तो ये डिपेंड करता है कि स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट्स के एंगल से देखें, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एमएसएमई के थ्रू होता है एंड हम अगर यूएस, यूरोपियन कंट्रीज से देखें, वहाँ पे डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this can become a very good business angle also for MSMEs to promote themselves as a diverse working environment for the customers. Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, आप मुझे ये बताइए कि सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने वाले जो काम हैं कंपनी के बाहर भी तो जरूरी हैं, लेकिन उन्हें करना एमएसएमई के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। वो निरंतरता वाली सप्लाई चेन कैसे शुरू कर सकते हैं जिससे फ्यूचर इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार हो सके? जब कोरोना काल हुआ और हमारे पूरे हिंदुस्तान से लेबर माइग्रेट होकर अपने नेटिव प्लेस में चले गए और आज भी उसमें से मैं बोलूंगा 50% तो वापस आ गए, लेकिन 50% अपने नेटिव प्लेस में ही कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं जो एक तो प्रॉब्लम आई हमको लेबर की और स्किल लेबर की, विशेषकर स्किल लेबर में अभी बजट में काफी प्रावधान और स्टेट ने भी किया है, लेकिन इसको मनरेगा जो है जिसका भी कटेल भी किया गया सेंट्रल बजट में, हमारी हमेशा मांग रहती है कि मनरेगा को जो अनप्रोडक्टिव काम में लगे रहते हैं ऐसे में उसको इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए। मेरी ये मांग बराबर हमारी रही है हमेशा 40 की। तो निश्चित रूप से
ये कर्मचारी और उनका दूसरा बात पेमेंट का जो मैं कर रहा हूँ, आज हम कैश पेमेंट सिर्फ 5,000 दे सकते हैं लेबर को, जबकि 5,000 आप जानते हैं कुछ भी अमाउंट नहीं है एक लेबर का जो मकान लगे। हालांकि ज्यादातर हम फैक्ट्री में व्यवस्था करते हैं, लेकिन कुछ किराए पर लेके परिवार ले आए और रहते हैं, तो 5,000 रुपया सिर्फ कैश पेमेंट अलाउ हुआ है। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपया किया जाए, इससे रोजमर्रा की वस्तु, क्या सबके पास आज एटीएम कार्ड नहीं है, डिजिटाइजेशन का युग हो रहा है, बढ़ रहा है, खूब डिजिटाइज बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास सबके पास ये सिस्टम नहीं होता है कि वो जाके बैंक से हर समय ले, और हम 5,000 से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमको गवर्नमेंट की बाध्यता रहती है, सरकारी बाध्यता। ऐसे में इस लिमिट को भी बढ़ा के 25,000 रुपया कम से कम कर दिया जाए, जिससे लेबर की रोजमर्रा की जो वस्तुएं खरीदने में या रोजमर्रा के खर्चे में उनको सहायता। और प्रदीप ओझा जी, आपसे अगला सवाल है कि अपने कर्मचारियों में सबके साथ मिलकर काम करने और विविधता की भावना को बढ़ावा देने के कौन से असरदार तरीके एमएसएमई के पास आपको नजर आते हैं, जिसमें भर्ती के समय काम के तौर पर उसके तौर तरीकों की समीक्षा हो सके और बदलाव से क्या पक्षपात को दूर करने में भी आपको लगता है मदद मिल सकती है? हम लोग अपने एम्प्लॉइज जो हैं, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करें रेगुलरली, उनका भी लेवल हम रेस करें, और साथ ही में उनको अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कुछ रिवार्ड की हमारे यहाँ पे स्कीम्स हो। और दूसरी बात यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी और इतनी चीजें इतनी फास्ट चेंज हो रही हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपने जो एग्जिस्टिंग जो स्किल्स हैं, हमारे जो कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, या जो भी एम्प्लॉइज हैं, चाहे सुपरवाइजर हैं या जो भी हैं, उसको भी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। तो इसलिए अगर हम इस तरह का एफर्ट्स करती है ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अभी पुराने स्पीकर्स भी बता रहे थे कि बहुत से फील्ड अभी आ रहे हैं, ईवी आ रहा है, ग्रीन एनर्जी आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इन सब का ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट डाल रही हैं, और हर चीज में वो उसका समावेश हो रहा है। तो उससे रिलेटेड अगर हम अपने यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग, हालांकि एमएसएमई में थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी में ये भी इशू आता है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बट स्टिल जो है, जो हमने देखा है, मैंने खुद देखा है, जो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, क्योंकि एमएसएमई का दायरा भी अभी काफी बढ़ा दिया है। जो मीडियम स्केल है वो 50 करोड़ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, और 250 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो भी एक अच्छे स्केल की इंडस्ट्री मानी जाती है। तो अगर उनमें कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए भी फैक्टर इन करें मैनेजमेंट कि भाई इसके लिए भी कुछ फंड हो और उस तरह से प्लानिंग करें, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उससे न सिर्फ अपने एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ेगा, एम्प्लॉइज की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनकी जो है प्राइस कॉस्ट कटिंग कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस भी उनकी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कुछ इंप्रूवमेंट्स करके, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग करके, कुछ नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनको एक्सपोजर कुछ करा के, इस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं। और इस तरह के प्लान ऐसा नहीं है कि ऐसे हो नहीं रहे हैं, बहुत जो भी अच्छी यूनिट्स हैं जो आज प्रोग्रेस कर रही हैं, जो स्मॉल से मीडियम बनी, मीडियम से लार्ज बन रही है, हमने खुद अपनी आंखों के सामने बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी देखी हैं, तो उन लोगों ने इसी तरह से किया है, अपने एम्प्लॉइज के साथ में कंधे से कंधे मिला के जब जो ऑर्गेनाइजेशन चले हैं उसकी जो है सक्सेस रेट, कॉम्पिटिटिवनेस और जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उन्होंने ही जो है एक्सेल किया है, और वो एक दिन जो है बड़े ग्रुप के रूप में उभर के आई है। मिस्टर विकास खन्ना जी, आपसे अगली बात पूछना चाहूंगा मैं कि आंतरिक रूप से आप जो स्थिरता के कल्चर को बनाने की बात कर रहे हैं, उसे मेंटेन रखने के लिए एमएसएमई आपको कितना महत्वपूर्ण नजर आता है? अपने विचारों से कर्मचारियों को सहमत कराने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हम अपने लेबर को, अपने जो स्टाफ है और अपने बीच में एक अच्छा समन्वय बनाकर रखें, जिससे कि उनको ये लगे कि हम एक परिवार में काम कर रहे हैं। गुणवत्ता भी बहुत अच्छी आती है और वो अपना समझकर उस काम को करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में हम लोग अपने ज्यादा ना सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स रख पाते हैं, ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना कर पाते हैं। तो जो मेरा स्टाफ होता है वही एक समय पर आकर अगर जरूरत पड़ती है तो सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाता है, और अगर कोई खुदा न खास्ता आग लगती है तो उसमें भी वो बढ़ चढ़ कर पूरा हिस्सा लेता है, क्योंकि वो भी एक परिवार है हम लोग के साथ का। तो इन सब चीजों के लिए लेबर को अपने साथ बनाकर रखना पड़ता है। हाँ, जैसे कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पीसते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो भी छांट छूट कर किनारे कर देना चाहिए। चावल बगैर बीने नहीं खाए जाते हैं, तो वैसी लेबर भी है, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अनुज अरोड़ा जी, चलते चलते आखिरी लेकिन सबसे बेहद जरूरी सवाल आपसे ही है कि क्या थिंकर्स ऑफ टुमारो ये जो पहल है इसके पीछे क्या नजरिया है, यानी कि आप क्या विजन रखते हैं? जैसा आपको मालूम है कि सिम्फनी इज ए ग्लोबल लीडर इन
कूलिंग बिजनेस, एंड हमारा जो प्रोडक्ट है सब बहुत सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, राइट? नेचुरल वेंटिलेशन है, देयर नो हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, देयर इज नो नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट फॉर अस। सो इस केस में, और हम चाहते हैं कि ये जो पहल है क्रिएटिंग अवेयरनेस अराउंड सस्टेनेबिलिटी, ESG के अराउंड, ये खाली एक कंपनी अकेले नहीं कर सकती, ये पूरा एक मुहिम चलाना पड़ेगा। तो हमारा ये सोचना है कि इस मुहिम को चलाने के लिए खाली गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, खाली पार्टनर को कोई अकेले नहीं कर सकता, ये सबको मिलकर करना रहेगा। एंड सिम्फनी एज ए थॉट लीडर वांट्स टू क्रिएट दैट अवेयरनेस कि MSME के लिए भी सस्टेनेबिलिटी के अराउंड, ग्रीन एनर्जी के अराउंड, ESG के अराउंड अवेयरनेस क्रिएट किए जाए। और जो लोग इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं थ्रू अवर पैनल जो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही है, थ्रू ऑल द एंट्रीज जो आ रही हैं, हम इसको एक मूवमेंट बनाएं, नेशनल मूवमेंट बनाएं, इसको एक एनुअल मूवमेंट बनाएं, जिससे जो लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए आपके चैनल के थ्रू, और उनको एजुकेशन भी दी जाए। सिम्फनी अपनी तरफ से तो काफी चीजें कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज काफी बड़े बेस पे लोगों को पता लगे, ताकि इससे देश का भला होगा, एम्प्लॉयज का भला होगा, एंड एट द एंड अपना एनवायरनमेंट और अपने फ्यूचर का भला होगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मिस्टर विकास खन्ना जी, डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, मिस्टर प्रदीप ओझा जी और मिस्टर अनुज अरोड़ा जी, आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने MSME से जुड़े कई ज़रूरी इश्यूज़ पर अपने एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर किए हैं। आप बातचीत के ज़रिए अहम सुझाव हासिल हुए हैं हमें, और हम उम्मीद करते हैं कि थिंकर्स ऑफ टुमारो पहल अपने मकसद में कामयाब होगी। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Symphony presents Thinkers of Tomorrow in partnership with News 18 Network. Focus, ideate, innovate, enable.